हाँ कि एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। आपने नोट किया होगा जब आप फर्श को धो लेते हैं तो फर्श को धोने के बाद आप देखते हैं जब वो पानी सूख जाता है तो वो फर्श आपका ठंडा हो जाता है। ठीक है, वहां पे क्या हो रही है, वहां पे एवापोरेशन ही तो हो रही है। होता क्या है कि वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उस फर्श की सारी काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं, उस सारी हीट एनर्जी को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो स्केप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो पार्टिकल एस्केप हो रहा है, पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ रही है, तो वो मूवमेंट जब भी बढ़ेगी जब उसके अंदर एनर्जी आएगी। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट के केस में होता है कि प्लांट क्या करता है, प्लांट के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो सारी की सारी हीट लेते हैं प्लांट की बॉडी में से, एनर्जेटिक हो जाते हैं और फिर एस्केप हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन क्या है? ट्रांसपैरेशन वाटर का रिमूवल है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। इसे आप नाम देते हो ट्रांसपैरेशन का। फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 14 के अंदर, चैप्टर 13 के अंदर भी। तो ट्रांसपैरेशन रिमूवल ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसे हम किसका नाम दे रहे हैं? ट्रांसपैरेशन। अच्छा, अब ट्रांसपैरेशन होती कैसे है? ट्रांसपैरेशन होने के लिए आपके पास क्या होते हैं? स्टोमेटास। लीफ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा डायग्राम में। तो स्टोमेटास होते हैं, वो स्टोमेटा ओपन होते हैं, वहां से वो वाटर वेपर्स बाहर चले जाते हैं। जब वाटर वेपर्स बाहर चले जाते हैं स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। सिंपल सा केस है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए, प्लांट का टेम्परेचर को कम करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपैरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। और ट्रांसपैरेशन स्टार्ट होगी तो प्लांट की बॉडी क्या होनी शुरू हो जाएगी? कूल होनी शुरू। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब अब 40 हो गया है, ठीक है, अब क्या होगा, बॉडी के अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स बननी शुरू हो जाएंगी। हीट शॉक प्रोटीन्स बनती कहाँ है? मेनली लीफ के ऊपर। देखें, अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो ये देखें, ये लीफ है भाई। देखो यहाँ मेरा मकसद सिर्फ समझाना है, डायग्राम पे मत जाना। पेंटिंग वैसे मैं बहुत अच्छी करता हूँ लेकिन अभी मैं भूल चुका हूँ। ये देखें, ये आपका लीफ हो गया, ठीक है। इस लीफ के ऊपर एक वैक्स की लेयर आ जाती है, वो वैक्स की लेयर मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये देखो, एक वैक्स की लेयर आ जाती है इस तरह से ना, पूरी पूरे लीफ के ऊपर एक लेयर आ जाती है। और ये लेयर क्या करती है? इस लीफ को प्रोटेक्ट करती है हीट से। तो इस तरह की एक लेयर आ जाती है। समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर फैट, लीफ के ऊपर फैट की एक लेयर आ जाती है। लीफ के ऊपर कभी कभी स्टेम पे भी आ जाती है। तो इस पे जो लेयर आ जाती है उसे हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी टेम्परेचर है वो सारा का सारा कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? वो फैट की लेयर। और फिर जो लीफ है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि आप प्लांट्स के ऊपर एक ग्रीन कलर की जाली लगा देते हैं। उस जाली का काम क्या होता है? वो लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देता है। भाई कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि जल जाते हैं सूरज की रोशनी में, तो आप क्या करते हैं, उन पौधों के ऊपर ग्रीन कलर की एक जाली लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब धूप आती है तो वो छन के आती है। इसका मतलब ज्यादा की हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली? उस लेयर के अंदर, उस लेयर ने। और फिर उसके बाद जो हीट बची अब वो प्लांट्स पे आ रही है। तो इस तरह से उस हीट की इंटेंसिटी कम हो गई, उसकी पावर कम हो गई। इसी तरह से जब लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर आ जाती है तो वो जो हीट है वो इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाती लीफ के लिए, क्योंकि वो सारी की सारी कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? वो सारी की सारी हीट शॉक प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो जो लेयर बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल synthesize heat shock protein that protect enzymes and other proteins from denaturing due to high temperature। वो हाई टेम्परेचर से जब प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर एंजाइम डीनेचर नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे क्यूटिकल बन जाती है। ठीक है, क्यूटिकल क्यों बन जाती है भाई? देखें, क्यूटिकल आप पहले पढ़ चुके हैं। क्यूटिकल का काम ये होता है कि बॉडी में वाटर को रिमूव होने से रोके। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अब क्यूटिकल यहाँ पे क्यों बन रही है? देखें, अगर क्यूटिकल नहीं बनेगी तो क्या होगा? अगर क्यूटिकल नहीं बनेगी तो वाटर रिमूव होता रहेगा, क्योंकि ट्रांसपैरेशन तो कंटिन्यूसली रहेगी। जब टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो ट्रांसपैरेशन होती रहेगी। जब ट्रांसपैरेशन होती रहेगी, एक टाइम पे बॉडी का वाटर ही खत्म हो जाएगा। फिर बॉडी अपने फंक्शंस को परफॉर्म कैसे करेगा? इस वजह से बॉडी शाइनी क्यूटिकल फॉर्म करती है। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि अ स्मॉल सरफेस एरिया, वो बॉडी सरफेस एरिया को क्या कर लेती है? कम कर लेती है। देखो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट आप एब्जॉर्ब करोगे। अगर आप रेगिस्तान के पौधों को देखो तो रेगिस्तान के पौधे फैले हुए नहीं होते, रेगिस्तान के पौधे सिकुड़े हुए होते हैं। अगर आप एलोवेरा का ट्री, एलोवेरा का नहीं, कैक्टस को अगर आप देखो तो कैक्टस का पौधा फैला हुआ नहीं होता, वो दरख्त की तरह नहीं होता। उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, क्योंकि जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा हीट की रेज, सनलाइट की रेज जो है वो प्लांट बॉडी पे लगेंगी।
अगर सरफेस एरिया ज्यादा कर दो तो सन रेज भी वो ज्यादा कवर करेगा, इसलिए प्लांट अपना सरफेस एरिया कम कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब होता है झड़ जाना, टूट जाना। तो विल्टिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पता है अगर स्टोमेटा क्लोज नहीं हो सके, शाइनी क्यूटिकल नहीं बन सकी, स्टोमेटा क्लोज नहीं हुए, तो फिर क्या होगा? जब स्टोमेटा ओपन रहेंगे, ट्रांसपायरेशन होती रहेगी, सारा का सारा वाटर लॉस हो जाएगा। तो एट द एंड क्या होगा? मेटाबॉलिक फंक्शन स्टॉप होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्लांट क्या करता है? उस लीफ को ही खत्म कर देता है। जब लीफ ही नहीं होगा तो स्टोमेटा नहीं होगा, जब स्टोमेटा नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। तो शुरू में तो ट्रांसपायरेशन हेल्पफुल होती है, लेकिन जब ट्रांसपायरेशन होती रहती है तो फिर प्लांट बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर का। मेरे ख्याल से तो समझ आ गया होगा, इसे आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं कोल्ड स्ट्रेस पे। कोल्ड स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट जरा थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लो टेम्परेचर इफेक्ट्स द फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स, देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्रोमाइजेस। वो आपसे कहना क्या चाह रहा है? देखें, फॉर एग्जांपल आप एक चीज को ठंडा कर रहे हैं, ठीक है? जब आप एक चीज को ठंडा कर रहे हैं तो पार्टिकल्स कंडेंस हो जाएंगे, वो सॉलिड बन जाएगा। अब मुझे पानी में से किसी चीज को पास करना है तो मैं पानी में से किसी चीज को आराम से पास कर दूंगा, ठीक है? पानी में से कोई भी चीज आराम से पास हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्लास लीजिए आप पानी का, और उस पानी के ग्लास के ऊपर एक छोटी सी बॉल डाल दीजिए। जब आप उस बॉल को डालेंगे तो वो बॉल आराम से नीचे जाके बैठ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब बॉल ऊपर से नीचे ट्रांसपोर्ट हो रही है बहुत आसानी से। अब आप उस ग्लास के अंदर शहद ले लीजिए, और जब आप उस बॉल को डालेंगे तो आप देखेंगे उस बॉल को ऊपर से नीचे जाने में टाइम लग रहा है। ऐसा ही है। इसी तरह से अब आप एक सॉलिड भर दीजिए उस ग्लास के अंदर। जब आप उस ग्लास के अंदर कोई पाउडर भर दीजिए या कोई बर्फ भर दीजिए, अब आप उस बॉल को डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो बॉल ऊपर से नीचे ही नहीं जा रही। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब एक लिक्विड होता है तो उसके अंदर कोई भी पार्टिकल आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है? जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी, कोई भी चीज लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाएगी, अब उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड का स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है। जब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है तो वो जगह ही नहीं देगा दूसरे पार्टिकल को मूव करने के लिए। ऐसा ही ना? तो वो जो बॉल आप डालेंगे वो ऊपर ही रहेगी, वो नीचे नहीं आएगी। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब सेल के अंदर जितना भी लिक्विड है, जिसे आप कहते हैं साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, जब आप सेल को ठंडा कर देंगे तो क्या होगा? वो सेल जमना शुरू हो जाएगा, और जब वो सेल जमना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। अच्छा देखिए, अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो यार इसको इसको ऐसे समझो। देखो, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है? ये एक सेल है, ये आ गया सेल का न्यूक्लियस। समझिएगा जो बात बता रहा हूँ, ठीक है? अब ट्रांसपोर्टेशन कितनी तरीके से होती है? ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके की होती है। एक, मटेरियल सेल के अंदर जाता है और फिर अंदर से न्यूक्लियस पे जाता है। बात समझ आ गई? एक कंडीशन क्या है कि पहले जो मटेरियल है वो बाहर से सेल के अंदर आ रहा है, एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आ रहा है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन है। सेल के अंदर मटेरियल आ गया, अब वही मटेरियल न्यूक्लियस को भी तो चाहिए होगा। जो फूड, अगर हम फूड की बात करें तो फूड सेल के अगर बाहर बन रहा है, ठीक है, लीव्स के अंदर बनता है, तो स्टेम के अंदर तो नहीं बन रहा, तो स्टेम के बाहर पड़ा हुआ है, लीव से आगे स्टेम के बाहर पड़ा हुआ है। वो इन्वायरमेंट से या स्टेम के बाहर से स्टेम के सेल के अंदर आएगा, और फिर अंदर आने के बाद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन यही न्यूट्रिशन क्योंकि न्यूक्लियस को भी चाहिए होगी, इसलिए यही फूड अब न्यूक्लियस में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन दो तरह की होती है, एक एनवायरमेंट टू सेल और एक सेल टू न्यूक्लियस। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसका मतलब जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, अगर आप ये इस मटेरियल को सॉलिडिफाई कर दोगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाऊंगा क्योंकि अभी काम आएगी। अच्छा खैर, अब देखिए, अब वो आपसे क्या कह रहा है? अंडर सच कंडीशंस द प्लांट सेल increases the proportion of unsaturated fatty acid which prevents the crystal formation। इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप एक चीज याद रख लीजिए, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? याद रखिएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड्स होते हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं आपसे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करता हूँ, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं, सही है? अब
और थोड़ा सा अगर आप याद रखना चाहें तो अनसेचुरेशन के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब उसमें अनसेचुरेशन है, और अनसेचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, लेकिन होते इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड्स तो होंगे, लेकिन सिंगल के साथ साथ डबल भी होंगे। अच्छा, अब आ जाइए सैचुरेटेड के पास। सैचुरेशन, इसमें सैचुरेशन है, सैचुरेशन का मतलब नो डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं होते। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। अब इससे फायदा क्या है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। बात समझ आ गई। इसी तरह से अनसैचुरेशन के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं। अच्छा, अब देखो आपको पता है कि टेम्परेचर कम हो रहा है, सही है, आपको पता है टेम्परेचर कम हो रहा है। जब टेम्परेचर कम होगा, अगर बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, अगर बॉडी के, या तो गौर से सुनिएगा, अगर बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो आपको पता है सैचुरेटेड फैटी एसिड की नेचर क्या होती है, सॉलिड। और जब वो सॉलिड आप ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड पहले ही कॉम्पैक्ट है, अब वो ठंडा होने के बाद और कंडेंस होने के बाद और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जगह बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम आ जाए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऊपर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। जब आप इसे टेम्परेचर देंगे तो इस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिक्विड है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ये सॉलिड की तरफ आएगा, ये सॉलिड की तरफ आना शुरू होगा। लेकिन ये सॉलिड्स क्या होंगे, ये तो पहले से ही सॉलिड है, ये और सीवियर केस पे चले जाएंगे। जब आप एक सॉलिड को ठंडा करोगे तो वो और ठोस हो जाता है ना, बर्फ को ठंडा करते रहो करते रहो करते रहो, वो ठोस हो जाएगी बिल्कुल। इसी तरह से लिक्विड को ठंडा कर रहे हो, जब आप लिक्विड को ठंडा करोगे तो अभी उसका टेम्परेचर कम होगा, फिर कच्ची बर्फ जमेगी, फिर आहिस्ते आहिस्ते पक्की होगी। तो अब याद रखिएगा, प्लांट क्या करता है, अगर प्लांट की बॉडी में सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो ये नुकसानदेह, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड ऑलरेडी सॉलिड है, और क्योंकि वो सॉलिड है, जब वो और ठंडे होंगे तो वो बिल्कुल से हार्ड हो जाएंगे। तो इसलिए प्लांट की बॉडी क्या करती है, प्लांट की बॉडी सैचुरेटेड फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट कर देती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। क्योंकि अगर बॉडी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो सारा का सारा सॉलिड प्रोपोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर, और जब वो लिक्विड होगा अब वो ठंडा होगा, फिर उसे टाइम लगेगा जमने में। लेकिन अगर वो सॉलिड है तो बहुत ज्यादा ठोस हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो अब देखिए मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड कितने थे, बॉडी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड थे 50%, ठीक है। इसी तरह से अनसैचुरेटेड भी कितने थे, अनसैचुरेटेड भी, फॉर एग्जाम्पल प्लांट की बॉडी में सैचुरेटेड फैटी एसिड कितना था, 50%। इसी तरह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी कितना था, 50%। अब प्लांट की बॉडी को पता है प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, जब प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो अब प्लांट क्या करेगा, देखें इस कंडीशन को वो किस पे ले आएगा, अपनी बॉडी में सैचुरेटेड फैटी एसिड को कम कर देगा। इसका मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड जो 50% थे अब वो 20% रह जाएंगे, ठीक है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितने परसेंट हो जाएंगे, जाहिर है 80%। इससे प्लांट को सिर्फ फायदा ये होगा कि अब जो प्लांट की बॉडी में जो हार्डनेस थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड प्रोपोर्शन, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्लांट अपना लिक्विड प्रोपोर्शन को बढ़ाएगा। अगर लिक्विड प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो वो ठंडा होगा, लेकिन अगर सॉलिड प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो वो ठोस हो जाएगा। इसलिए प्लांट क्या करता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड को कम कर देता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन को कम कर देता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के प्रोपोर्शन को बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर क्रिस्टल्स ना बन सकें। बात समझ आ गई। अच्छा, अभी हम लो टेम्परेचर पे थे, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर। देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे लो टेम्परेचर, ठीक है, अब मैं आता हूँ फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर। फ्रीजिंग टेम्परेचर का मतलब है आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो देखिए एट फ्रीजिंग टेम्परेचर आइस क्रिस्टल्स आर फॉर्म। जब फ्रीजिंग टेम्परेचर आप दोगे तो आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो सकते हैं। अब दोबारा याद रखिए कि ट्रांसपोर्टेशन कितनी तरह की होती है। देखो ट्रांसपोर्टेशन, अभी मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन दो तरह की होती है, एक वो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जो कि सेल के अंदर हो रही है, और एक वो ट्रांसपोर्टेशन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। बात समझ आ गई है आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको।
ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब प्लांट की बॉडी क्या करती है। प्लांट की बॉडी यहाँ पे क्या करती है, देखिए पहले क्या हुआ था, 20% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, किसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितना हो गया था 80%, और सैचुरेटेड फैटी एसिड कितना हो गया था 20%, प्रोपोर्शन कम हुआ था। अब क्या होगा, जब टेम्परेचर और कम होगा तो प्रोपोर्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, अब क्या होगा, सारा का सारा सैचुरेटेड फैटी एसिड उठा के कहाँ चला जाएगा, सेल वॉल के पास। ठीक है, सारा का सारा सैचुरेटेड मटेरियल, सारा का सारा सॉलिड मटेरियल कहाँ चला जाएगा, सेल वॉल के पास। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैंने आपसे क्या कहा, देखें अब क्या होगा, जब फ्रीजिंग केस आ जाएगा, जब फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाएगा, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे होना क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे क्या होगा, जितना भी सैचुरेटेड मटेरियल है, अब जो 20% भी सैचुरेटेड मटेरियल, 20% भी आपके पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बचे हैं ना, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहाँ चले जाएंगे, सेल वॉल की तरफ। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं सेल वॉल का, वो कहाँ चला जाएगा, वो साइटोप्लाज्म के पास चला जाएगा। साइटोप्लाज्म कह लीजिए या साइटोसोल कह लीजिए, बात एक ही है। देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बहुत आसान करके भी पढ़ा सकता था, भाई ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता वैसे। तो कॉन्सेप्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो। देखें सैचुरेटेड फैटी एसिड सारा का सारा साइटोप्लाज्म से उठ के कहाँ चला जाएगा, सेल वॉल की तरफ। और जितना भी अनसैचुरेटेड मटेरियल है सेल वॉल पे, वो सेल वॉल से कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म पे और साइटोसोल पे चला जाएगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो सेल वॉल पे फॉर्म होंगे। ठीक है, वो जो आइस क्रिस्टल्स हैं वो सेल वॉल पे फॉर्म होंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर फॉर्म नहीं होंगे। इसका मतलब आपकी जो सेल वॉल है वो बिल्कुल ठोस हो जाएगी, बहुत हार्ड हो जाएगी सेल वॉल, लेकिन जो अंदर का मटेरियल है वो आपके पास क्या रहेगा, वो लिक्विड ही रहेगा। इससे इफेक्ट ये आएगा कि, इससे इफेक्ट ये आएगा कि देखिए आपके पास यहाँ पे क्योंकि सेल वॉल बहुत हार्ड हो चुकी है, अब सेल वॉल किसी चीज को पास होने नहीं देगी, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, लेकिन सेल के अंदर तो लिक्विड है, और जब सेल के अंदर लिक्विड है तो सेल के अंदर तो पार्टिकल्स मूव करेंगे। इसका मतलब जो सेल से लेके मटेरियल न्यूक्लियस तक जा रहा था वो अभी भी जाएगा, लेकिन जो एनवायरनमेंट से लेके सेल तक आ रहा था वो नहीं होगी ट्रांसपोर्टेशन। इससे ये फायदा होगा कि सेल जो है वो लिविंग ही रहेगा, और सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है वो होती रहेंगी। सेल न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहेगा, न्यूक्लियस सेल से कनेक्टेड रहेगा, और न्यूक्लियस और जो सेल है, सेल आपके पास बिल्कुल अलाइव रहेगा। इसका मतलब सेल जो है वो लिविंग रहेगा। बात समझ आ गई। तो आइस क्रिस्टल जरूर फॉर्म होंगे, लेकिन आइस क्रिस्टल्स कहाँ फॉर्म होंगे, आइस क्रिस्टल फॉर्म होंगे सेल वॉल में, जिसकी वजह से जो मटेरियल सेल वॉल से पास होके आ रहा है वो रुक जाएगा, लेकिन जो सेल से पास होके न्यूक्लियस में जा रहा है वो जाता रहेगा। क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर सेल वॉल क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर लिविंग मटेरियल है, लिक्विड है, वो मटेरियल को आराम से पास होने देगा, और न्यूक्लियस तक मटेरियल आराम से जाएगा। इसका मतलब सेल अलाइव रहेगा, आपका सेल डेड नहीं होगा, यहाँ पे सेल अलाइव ही रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि सेल वॉल तो डेड ही होती है, जब सेल वॉल है ही डेड, तो सेल वॉल को तो कोई इस तरह का मसला नहीं है लिविंग नॉन लिविंग का, क्योंकि सेल वॉल है ही डेड, तो हम सारा का सारा प्रोपोर्शन सेल वॉल पे डाल देते हैं, तो इससे थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन रुकती है, लेकिन अंदर का सेल। अब हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन के ऊपर, ये मीटिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी और आपको टाइम देना पड़ेगा। एक्सक्रीशन को अगर मैं देखूँ तो प्लांट की बॉडी में कुछ मटेरियल्स हैं जो कि एक्सेसिवली अक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में होते हैं। हमारी बॉडी में क्या एक्यूमुलेट होता है, हमारी बॉडी में वाटर होता है जो हम यूरिन के थ्रू पास कर देते हैं, हमारी बॉडी में सॉल्ट्स होते हैं जो हम यूरिन के थ्रू पास कर देते हैं, हमारी बॉडी में डिस्टेस्टफुल फाइबर्स होते हैं जो कि हम स्टूल के थ्रू पास कर देते हैं। तो जिस तरह से हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन हो रही है, प्लांट की बॉडी में भी एक्सक्रीशन होती है। अब वो कौन कौन से केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स 3 तरह के हो सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। ठीक है, लिक्विड के अंदर प्लांट की बॉडी में एक ही मेनली कंपाउंड होता है जिसे आप किसका नाम देते हो, वाटर का। ठीक है, गैसेस प्लांट की बॉडी में 2 होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कब होता है, जब रात हो रही होती है, रात को प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, और दिन में प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो दिन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है, और रात का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह से सॉलिड्स के अंदर क्या आ जाएंगे, सॉलिड्स के अंदर कुछ आइंस आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए वाटर के रिमूवल के ऊपर। देखो
प्लांट की बॉडी में से वाटर रिमूव हो रहा है दो तरीकों से, ठीक है, एक ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है और एक गटेशन के थ्रू होता है। अब ट्रांसपायरेशन और गटेशन में क्या फर्क है? देखिए, अगर आपका वाटर वेपर बन के बाहर जाएगा तो आप उसे ट्रांसपायरेशन कहेंगे, और अगर आपके पास जो वाटर है वो लिक्विड बन के बाहर जाएगा, लिक्विड के ड्रॉप्स गिरेंगे, तो आप उसे क्या बोलेंगे? गटेशन। ठीक है, अगर वाटर रिमूव हो रहा है वेपर्स की फॉर्म में, आप इसे ट्रांसपायरेशन कहेंगे। अगर वाटर रिमूव हो रहा है लिक्विड ड्रॉप्स की फॉर्म में, आप उसे गटेशन कहेंगे। एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होती है? स्टोमेटा के थ्रू होती है, ठीक है, जबकि गटेशन किसके थ्रू होती है? हाइड्रोथॉर्ड्स के थ्रू होती है। मैं यार यहाँ पे मेंशन कर दूंगा इससे पहले कि यार टाइम भी आउट होने वाला है बिल्कुल ही। चलो खैर, जितना टाइम है उतना तो करें। अच्छा देखिए, याद रखिएगा, अगर वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होगा, वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होगा तो आप उसे किसका नाम देंगे? ट्रांसपायरेशन। ठीक है, लेकिन अगर वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में रिमूव होगा तो अब आप उसे किसका नाम देंगे? गटेशन। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। आपने सुना है ना, शबनम गिरती है तो शबनम की बूंदे होती है ना, तो वो शबनम क्या है? वो शबनम गटेशन है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होती है? ट्रांसपायरेशन होती है स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, इसी तरह से अगर हम गटेशन की बात करें तो गटेशन किसके थ्रू होती है? गटेशन हाइड्रोथॉर्ड्स के थ्रू होती है। अच्छा, और देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं स्टोमेटा, तो स्टोमेटा होल्स हैं, स्मॉल होल्स। ठीक है, जबकि हाइड्रोथॉर्ड्स क्या है? हाइड्रोथॉर्ड्स लार्ज होल्स हैं। अच्छा, अब स्टोमेटा छोटे क्यों होते हैं, हाइड्रोथॉर्ड्स बड़े क्यों होते हैं? भाई आपको पता है कि जब वाटर स्टीम बन के पास होता है, वाटर जब वेपर्स बन के पास होता है, तो गैस अपनी जगह खुद बना लेती है। तो गैस के लिए आपको बहुत बड़ी ओपनिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टोमेटा का साइज कम होता है। जबकि आपने पानी की बूंद देखी है, पानी की बूंद के अंदर एक पार्टिकल्स नहीं होता, बहुत सारे पार्टिकल्स जमा होते हैं तो वो बूंद गिरती है। तो इसलिए पानी की बूंद का साइज बड़ा होता है। खुद आपको पता है कि स्टीम ले लीजिए या कोई भी वेपर्स ले लीजिए, तो वो वेपर्स बहुत हल्के होते हैं, आराम से पास हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको बूंदे गिरानी है तो बूंद का साइज तो बड़ा होता है ना, उसके लिए आपको लार्ज होल रिक्वायर है। समझ आ रही है बात? तो इसे आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है आपके काम आए। वैसे आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो ट्रांसपायरेशन दो, एक्सक्रीशन वाटर की दो तरह से हो रही है, एक ट्रांसपायरेशन के थ्रू हो रही है और एक गटेशन के थ्रू हो रही है। ट्रांसपायरेशन को देख लीजिए, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखें, एरियल पार्ट्स क्या होते हैं? एरियल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिन पे डायरेक्टली ऑक्सीजन लग रही होती है। जैसे ऑक्सीजन का मतलब हवा लग रही होती है, जैसे स्टेम हो गई, फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए। ठीक है, इन सारे पार्ट्स पे डायरेक्टली ऑक्सीजन लग रही होती है। किस पे डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं लग रही होती? रूट्स पे नहीं लग रही होती। अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं तो कहाँ कहाँ ऑक्सीजन लग रही है? आईज पे लग रही है, नोज पे लग रही है, एयर्स पे लग रही है, हेयर्स पे लग रही है, लिप्स पे लग रही है, हैंड्स पे लग रही है, फुट्स पे लग रही है, इन सब चीजों पे लग रही है। स्किन पे लग रही है ऑक्सीजन। कहाँ नहीं लग रही? किडनी पे नहीं लग रही, ठीक है, लंग्स पे नहीं लग रही। तो ये सारे क्या है? नॉन एरियल पार्ट्स। जहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं लग रही होती उसे आप नॉन एरियल पार्ट्स कहते हैं, जहाँ डायरेक्टली लग रही होती है उसे आप एरियल पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो एरियल पार्ट्स प्लांट की बॉडी में क्या होते हैं? मेनली लीव्स होते हैं। तो लीव्स के थ्रू ये बाहर जाते हैं, और आपको पता है किसके थ्रू होते हैं? इट मोस्टली टेक प्लेस फ्रॉम द स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। एपिडर्मिस का मतलब होता है अपर लेयर। ठीक है, देखो, एपी का मतलब होता है अपर। मैं आपको ये सारी प्रीफिक्स और सुफिक्स भी सेंड कर दूंगा आज। एपी का मतलब होता है अपर और डर्मिस का मतलब होता है स्किन। तो लीफ की जो ऊपर वाली लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, वो ओपन होते हैं, वो ओपन होते हैं तो वहां से वाटर रिमूव हो रहा होता है। डायग्राम से भी देख लीजिए, ये देखिए, ये लीफ का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जब लीफ को हम माइक्रोस्कोप में रखते हैं तो ये वो स्टोमेटा है जो कि क्लोज है। ठीक है, ये वो स्टोमेटा है जो कि ओपन है। गटेशन पे आ जाइए। गटेशन भी क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग टाइम। शबनम कब गिरती है? जब रात को गिरती है, और या फिर बिल्कुल से सुबह सुबह का मौसम होता है जब गिरती है। क्योंकि टेम्परेचर जब आना शुरू हो जाता है तो स्टोमेटा का काम आ जाता है। जब हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर हो या लाइट हो, तो जब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं।
तो जब तक स्टोमेटा ओपन नहीं है तो गटिशन होती है, जैसे ही स्टोमेटा ओपन होते हैं तो फिर क्या होनी शुरू हो जाती है, ट्रांसपैरेशन होनी शुरू हो जाती है। तो स्टोमेटा कब ओपन नहीं होते, स्टोमेटा रात को ओपन नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि रात को लाइट नहीं होती। स्टोमेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, स्टोमेटा की ओपनिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लाइट से। लाइट पड़ती है, यूवी लाइट पड़ती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, लाइट खत्म स्टोमेटा बंद। ठीक है, तो दिन में तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, इसलिए रात में जो है वो हाइड्रोथॉर्ड्स ओपन हो जाते हैं, ऑल्टरनेट है इसका। सो गटिशन अकर्स बाय स्पेशल ओपनिंग्स विदाउट गार्ड सेल्स। ये सारे गार्ड सेल्स वगैरह ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, फिर भी मुझसे पूछ लीजिएगा। कॉल्ड हाइड्रोथॉर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द लीव्स। अच्छा, सिर्फ टिप पे नहीं होते, मार्जिन पे भी होते हैं। अब टिप क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, मैं बताता हूँ अभी। ये देखिए, ये शब्दम गिर रही है, ये देख रहे हो, ये जहाँ पे पत्ते की नोक होती है बिल्कुल, इसे आप बोलते हो टिप। और मार्जिन क्या है, ये पत्ते की जो साइड की वॉल है, लकीर है, ठीक है, ये इसे आप किसका नाम दे रहे हो, ये लीव मार्जिन है। सही है, ये लीव मार्जिन है और ये जो है वो टिप है। तो हाइड्रोथॉर्ड्स जो है वो दोनों जगह पे होते हैं, हाइड्रोथॉर्ड्स टिप पे भी होते हैं और हाइड्रोथॉर्ड्स आपके पास मार्जिन पे भी होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं गैसेस के ऊपर। अच्छा देखिए, गैसेस के अंदर आप याद ये रखिए कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टेक्स्ट से, ठीक है। अच्छा देखिए, याद रखिए, जब भी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, वैसे आपको पता है लेकिन जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ठीक है, किससे मिलती है जाके, वाटर के साथ, और क्या फॉर्म कर लेती है, ग्लूकोज। ठीक है, और साथ में आपके पास एक और प्रोडक्ट बनता है जिसे हम किसका नाम देते हैं, ऑक्सीजन का। ये याद इसलिए करा या बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, साथ में आपके पास क्या फॉर्म हो जाता है, ऑक्सीजन। जब भी आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, वाटर के साथ कंबाइन करता है और क्या बना देता है, ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे यूजफुल केमिकल, यूजफुल गैस कौन सी हुई, यूजफुल गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मैं वेस्टफुल गैस, इसका मतलब जिसे एक्सक्रीट होना है, वेस्टफुल क्या है, वेस्टफुल गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। बात समझ आ रही है। यहाँ पे इस केस के अंदर आप फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट की बॉडी उसे यूज करती है और रिमूव किसे करती है, ऑक्सीजन को। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रेस्पिरेशन की, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ रेस्पिरेशन की, देखिए फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्लांट अपना फूड बना रहा है, रेस्पिरेशन का मतलब है उसे ब्रेक कर रहा है ताकि एनर्जी मिल सके। सो प्लांट की बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को ब्रेक करती है। ऑक्सीजन को ब्रेक किसके किसके साथ करती है, ऑक्सीजन के साथ। फूड को ब्रेक करती है ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म होता है आपके पास, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब अगर मैं ये वाला केस देखूं तो आपके पास जो यूजफुल गैस है वो यूजफुल गैस कौन सी होगी, वो यूजफुल गैस यहाँ पे ऑक्सीजन है। और वेस्टफुल गैस कौन सी है, वेस्टफुल गैस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे आपको बात देखें जो समझने वाली है वो ये कि है क्या, कि जब दिन का टाइम होता है तो वेस्टफुल गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस। और जब रात का टाइम होता है तो वेस्टफुल गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब अगर प्लांट की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन नहीं भी रिलीज होती, देखो आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी में से अगर कोई केमिकल एक्सक्रीट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्लांट की बॉडी में ऐसा नहीं होता। आपको पता है वाटर भी हार्मफुल नहीं है, ठीक है, तो लिक्विड के अंदर इनकी बॉडी में वाटर बन रहा था। गैसेज इनके बाद दो ही बन रही है, एक ऑक्सीजन गैस बन रही है और एक कार्बन गैस बन रही है। ऑक्सीजन गैस इनकी बॉडी में कब ज्यादा बन रही है, जब दिन का टाइम है, तो दिन को इन्हें ऑक्सीजन गैस को रिलीज करना है। बिलफर्ज ही रिलीज नहीं भी कर पाते इस ऑक्सीजन गैस को, जो कि इनको रिलीज करनी है, एक्सक्रीट करनी है। अगर ये उसे रिलीज नहीं भी कर पाते तो आप देखें रात में इनकी बॉडी में क्या होगी, रेस्पिरेशन, और यही ऑक्सीजन गैस यूज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से रात को इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करनी है लेकिन किसी वजह से नहीं भी कर सकते तो अगले सुबह वो यूज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ देखोगे जो दिन का वेस्टफुल प्रोडक्ट है वो रात का यूजफुल प्रोडक्ट है, और जो रात का यूजफुल प्रोडक्ट है वो दिन का वेस्टफुल प्रोडक्ट है। इसका मतलब अगर ये गैसेज इनकी बॉडी से बाहर नहीं भी जाती हैं तो या तो वो अगली सुबह यूज हो जाएंगी या फिर वो रात को यूज हो जाएंगी। समझ आ गई बात। अगर ऑक्सीजन बॉडी से रिमूव नहीं हो सकती तो रात को यूज हो जाएगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव नहीं होती तो अगले दिन सुबह यूज हो जाएगी।
इसका मतलब इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं कर रहा। अब अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी तो हमारा ब्लड खराब होना शुरू हो जाएगा। हमारी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होती है तो याद रखिएगा आपकी ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड का सिस्टम, तो वैसे तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा ब्लड मेरे ख्याल से, तो जब भी आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो आपका ब्लड एसिडिफाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनकी बॉडी में ऐसा कोई नहीं है, मसला नहीं है, क्योंकि जो यूजफुल है वो वेस्टफुल है, जो वेस्टफुल है वो यूजफुल है, सिर्फ टाइम का फर्क है। अब याद रखिए, मैं आपको थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, उस चीज को भी याद रख लीजिए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, देखो अगर कोई रिएक्शन कंटेनर में किया जाता है, ठीक है, तो आप उस रिएक्शन को क्या कहते हो? केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा बात, अगर कोई रिएक्शन कंटेनर में किया जाता है तो आप उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन बॉडी में होता है, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन बॉडी में होता है तो अब आप उसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हो, लेकिन अच्छा है कि मेटाबॉलिज्म बोल दो। अगर कोई रिएक्शन बॉडी से बाहर हो रहा है दैट इज केमिकल रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं। नंबर 1, एक कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। भाई देखें, हमारे पास ज्यादातर दो ही तरह की रिएक्शंस होते हैं, या तो दो छोटी चीजें मिलके एक बड़ी चीज बना देते हैं, इसका मतलब कोई चीज बन रही है, और या फिर एक बड़ी चीज टूट जाती है छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर। तो अगर हमारी बॉडी में कोई चीज टूट रही है तो उसे आप किसका नाम देंगे? कैटाबॉलिज्म का। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी में कोई चीज फॉर्म हो रही होती है तो उसे हम किसका नाम देते हैं? एनाबॉलिज्म का, अगर किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही है। अब याद यहाँ देखें, कैटाबॉलिज्म की एग्जाम्पल क्या होगी? कैटाबॉलिज्म की एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। क्यों रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के अंदर देखो, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज टूट के क्या बना रहा है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कि यहाँ पे रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेक डाउन होता है, इस ब्रेक डाउन की वजह से कैटाबॉलिज्म है। अच्छा, अब आ जाइए एनाबॉलिज्म की एग्जांपल पे। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या होगी? एनाबॉलिज्म की एग्जांपल होगी फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर छोटे छोटे केमिकल्स मिलके एक बड़ा केमिकल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक छोटा मॉलिक्यूल है, वाटर एक छोटा मॉलिक्यूल है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक लार्ज मॉलिक्यूल। तो ये एनाबॉलिज्म है। अब हम कंक्लूड क्या करेंगे? हमें पता है जो भी यूजफुल केमिकल्स हैं, किसके, बल्कि यूजफुल तो खैर काम के ही होते हैं। एक काम करते हैं, इससे ज्यादा अच्छा करें तो मैं वेस्टफुल से बताता हूँ आपको। जो भी वेस्टफुल केमिकल है, किसका? कैटाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म का मतलब याद रखिएगा, कैटाबॉलिज्म का मतलब रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन का मतलब वेस्टफुल केमिकल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी वेस्टफुल केमिकल है कैटाबॉलिज्म का, मींस कार्बन डाइऑक्साइड, वो यूजफुल हो जाएगा। पहले हम बहुत सादा करके पढ़ रहे थे, अब हम कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म से पढ़ रहे हैं। तो यूजफुल केमिकल बन जाएगा किसके लिए? एनाबॉलिज्म के लिए। क्योंकि आपको पता है एनाबॉलिज्म की एग्जांपल क्या है? एनाबॉलिज्म की एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो आपका यूजफुल प्रोडक्ट है वो क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कैटाबॉलिज्म के अंदर जो वेस्टफुल प्रोडक्ट था, एनाबॉलिज्म के अंदर वही यूजफुल बन जाएगा। इसी तरह से जो कैटाबॉलिज्म के अंदर यूजफुल था वो एनाबॉलिज्म के अंदर क्या बन जाएगा? वेस्टफुल बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ आ जाइए। अगर हम रिमूवल ऑफ गैसेस की बात करें तो इन लाइट ग्रीन प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन बिकॉज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मच हायर देन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन नहीं है, ये रेस्पिरेशन है, गलत लिखा हुआ है, इसे आप सही कर लीजिएगा। ट्रांसपायरेशन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन आएगा। अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स की, तो ग्रीन प्लांट्स की जब लाइट होती है तो वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्यों ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस होती है, और अभी मैंने आपको बार बार बताया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। सही है, तो आपसे यही कह रहे हैं जब दिन का टाइम होता है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, रेस्पिरेशन कम होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब दिन का टाइम होता है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, रेस्पिरेशन कम होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होती है। सही है।
अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पे, जब अंधेरा हो जाता है, इसका मतलब नाइट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि अब रेस्पिरेशन ज्यादा होती है। तो सिंपल सी रीजन है, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज मोर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि रात के वक्त रेस्पिरेशन हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती। वो अभी मैंने आपको जो भी पूरी कहानी सुनाई इतनी लंबी, उस वो रीजन अटैम्प्ट करने के लिए थी। वो रीजन अभी आगे हम जाके पढ़ेंगे। अब आ जाइए रिमूवेबल ऑफ आइंस के ऊपर। प्लांट की बॉडी में कुछ आइंस जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और वो आइंस बॉडी से बाहर नहीं जाते। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। अगर आइंस एक्सक्रीट नहीं होंगे तो देखो, हमारी बॉडी में अगर कोई केमिकल एक्सक्रीट नहीं होगा ना, तो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक्सेसिव सॉल्ट खा रहे हो, वो सॉल्ट आपकी बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा। वो सॉल्ट क्या करेगा, सोडियम पॉजिटिव आपकी बॉडी से रिलीज नहीं हो रहा, आपका बीपी शूट कर जाएगा। ठीक है, पोटेशियम आपकी बॉडी से रिमूव ही नहीं हो रहा, आपका बीपी डाउन हो जाएगा। कैल्शियम आपकी बॉडी से रिमूव ही नहीं हो रहा, आपका बीपी अगेन शूट करेगा। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर आइंस हैं और अगर वो रिमूव नहीं हो रहे तो टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे। लेकिन अगर प्लांट की बॉडी में से आइंस रिमूव नहीं होते तो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आते, बल्कि उल्टा फायदा होता है। क्यों फायदा होता है? वो केमिकल्स प्लांट की बॉडी में जाके जम जाते हैं, और जमने के बाद वो प्लांट की बॉडी क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और जब भी वो लकड़ी बनती है। अभी मैं आपको मेंशन भी करता हूँ, देखें। जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं एक्सेसिव कंसंट्रेशन के अंदर, वो कंबाइन हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, लाइक ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो गए और डिपोजिट कहाँ हो जाते हैं, डेड सेल्स के अंदर। देखें, दो बातें हैं, या तो डेड सेल के अंदर डिपोजिट हो जाते हैं, या फिर उन सेल्स के अंदर डिपोजिट हो जाते हैं जो जिनकी डेथ होने वाली होती है। प्लांट की बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो भी एक्स्ट्रा सॉलिड होता है, वो कहाँ पे जाके जमना शुरू हो जाता है, उन सेल्स के अंदर जो कि डेड हो चुके हैं, या फिर उनके अंदर जो होने वाले हैं। अब डेड सेल्स की एग्जांपल क्या है, हार्टवुड और बार्क। देखिए, बार्क हम छाल को कहते हैं। आपने दरख्त की छाल देखी है जो ब्राउन कलर की होती है, उसे हम बार्क कहते हैं, छाल। जैसे अगर आपने दालचीनी देखी हो तो दालचीनी भी क्या है, एक बार्क है। तो जो छाल होती है उसे हम बार्क कहते हैं, और बार्क आपके पास डेड होती है। इसी तरह से हार्टवुड क्या होता है, दो तरह की वुड्स होती है, एक हार्डवुड और एक सैपवुड। मैं इसे भी नोट कर लीजिए, आगे आपके काम आएगा। जब हम आगे कभी कुछ पढ़ रहे होंगे तो ये आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, देखिए, वुड्स की दो टाइप्स होती हैं। अगर मैं वुड्स की टाइप्स की बात करूं तो वुड्स की कितनी टाइप्स हैं, आपके पास दो टाइप्स हैं। ठीक है, पहली टाइप क्या है, सैपवुड। सैपवुड क्या होता है, लाइट इन कलर। सैपवुड का कलर लाइट होता है और लिविंग होता है। इसके अंदर आपके पास लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मैं डायग्राम से भी आपको मेंशन कर दूंगा। इसी तरह से दूसरी टाइप क्या है, हार्डवुड। हार्डवुड क्या होता है, हार्डवुड डार्क इन कलर होता है। क्यों डार्क इन कलर होता है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स जम जाते हैं, और ये इसके अंदर क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। अब आप लकड़ी को देख लीजिए, लकड़ी आपको कहीं से गहरी नजर आएगी, कहीं से हल्की नजर आएगी। किसी भी लकड़ी को देख लीजिए, अगर आपने नई नई काटी है दरख्त में से, तो वो लकड़ी आपको कहीं से आपको लाइट नजर आएगी और कहीं से आपको डार्क नजर आएगी। तो जहां से लाइट नजर आ रही है समझ जाइएगा वहां पे लिविंग टिश्यूज हैं, और जहां वो डार्क नजर आ रही है तो समझ जाइएगा वहां पे डेड सेल्स हैं। ठीक है, जहां लाइट सेल्स हैं बायोलॉजी के अंदर आप उसे क्या बोलते हैं, सैपवुड, और जहां वो डार्क हो रही है अब आप उसे क्या बोलेंगे, हार्डवुड। खैर, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, उतारना होगा तो उतार लीजिएगा बाद में। फिलहाल अब आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर। ये देखिए, ये कोई डायग्राम नहीं है, ये ओरिजिनल पिक्चर है, स्नैप है। तो यहाँ देखिए, ये तो आपको बताइए इन दरारों को हम क्या कहते हैं, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा नहीं बता रहा। ये देखिए, यहाँ से कलर लाइट नजर आ रहा है, ये क्या है, ये सैपवुड है। यहाँ से देखो कलर डार्क है। क्यों डार्क है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स आके जम गए हैं, और इन्हीं केमिकल्स की वजह से लकड़ी हार्ड हुई है। ठीक है, और लकड़ी जितनी हार्ड होती है प्लांट की बॉडी को उतनी ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पे लिविंग टिश्यूज हैं, ये सैपवुड है, ये हार्डवुड है। बात समझ आ रही है। वाई एक्सक्रीशन डज नॉट पोज प्रॉब्लम इन प्लांट्स, ये बात आपको पहले ही पता है। अभी मैंने इतना सारा आपको बताया, एनाबॉलिक प्रोसेसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस, तो वो मैं सब आपको इसी की वजह से बता रहा था। देखिए, दो रीजंस हैं। एक, पहली बात, प्लांट की बॉडी में कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट अगर आपकी बॉडी में रह जाता है तो टॉक्सिसिटी कॉज करता है।
तो आप यहाँ देख रहे हो, अगर हम प्लांट की बॉडी में देखें तो प्लांट की बॉडी में कोई ऐसे केमिकल्स हार्मफुल नहीं है। ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट की बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वाटर एक वेस्ट प्रोडक्ट है, आयंस एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो इतने हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होते जिनकी स्मेल या तो बहुत खतरनाक हो या कोई केमिकल्स वाकई में आपकी स्किन को गला रहे हो। तो प्लांट की बॉडी में ऐसे कोई भी केमिकल नहीं है पहली बात, तो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। ठीक है, एक रीजन तो आप ये लिखेंगे कि प्लांट की बॉडी में एक्सक्रीशन कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करती। एक्सक्रीशन प्रॉब्लम कैसे कॉज नहीं करती, मतलब अगर एक्सक्रीशन नहीं हो तो भी प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं बनते। दूसरा रीजन क्या है आपको पता है, अगर प्लांट की बॉडी में कैटाबॉलिक वेस्ट नहीं जा रहा बाहर तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन। अगर वो बाहर नहीं जा रहा बॉडी से तो कोई बात नहीं, वो रेस्पिरेशन के यूजफुल हो जाएगा। मीन जब रेस्पिरेशन होगी तो ऑक्सीजन रिक्वायर होगा। तो सिंपल यही रीजन है, इसे हम एक दफा पढ़ लेते हैं। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट डज नॉट cause problem in plants because plant use much of the waste product of catabolism in their anabolic processes। तो यही कह रहा है कि प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कैटाबॉलिज्म का एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर यूज कर लेता है। फॉर एग्जांपल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होती है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। आर यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट अगर उसे बाहर नहीं निकाले तो उसी को फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज कर लेता है। ऑल्सो बिकॉज प्लांट कैन नॉट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट। सिंपल, यहाँ पे रीजन एंड हो गई। मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ गया होगा। जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है, ह्यूमन बॉडी को कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है बॉटनी पोर्शन। पहले मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा, काफी सारी 10 चैप्टर हैं हमारे बॉटनी के। तो मेरी कोशिश होगी 4 से 5 में आपको बॉटनी के चैप्टर्स पढ़ा दूं ताकि अगर आप 10 ईयर भी खोलें तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से आता हो। ठीक है, फिर हम जूलॉजी पे आएंगे। तो फिलहाल मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। कल तो नहीं, आप ये मुझे टेस्ट दे दीजिए। जब तक आप मुझे टेस्ट नहीं देंगे मैं नया चैप्टर शुरू नहीं करूंगा। तो जल्दी से जल्दी आप मुझे टेस्ट दे दीजिए। कोशिश करें कि आज और कल में मुझे टेस्ट दे दें ताकि फिर मैं नया चैप्टर शुरू करूं, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसमें हम हार्मोन्स पढ़ेंगे प्लांट के। ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो पूछ